तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है, जैसा कि आप सभी को पता है। और मैं आप सभी लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ यूजीसी नेट के संदर्भ में या उसके सिलेबस पर, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने यूजीसी नेट का अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, वो बच्चे आज फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन का जो डेट है वो है 12 मई 2025। ठीक है, तो आज अंतिम तिथि है। और यदि आपने रजिस्ट्रेशंस कर रखे हैं और पेमेंट आपने अगर नहीं किया है, तो पेमेंट की जो डेट है वो कल है। ठीक है, कल, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कल 13 तारीख है, तो कल लास्ट पेमेंट की डेट है, तो कल तक आप सभी लोगों को पेमेंट कर देना, उसके बाद आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये डेट बेसिकली पोस्टपोन हुआ था, पहले 7 मई था, इसको बढ़ा दिया गया था। एग्ज़ाम की तिथि आप सब जानते हैं। एग्ज़ाम की तिथि 21 से लेकर 30 जून के बीच में है। और इसी दौरान किसी 23 या 25 या 26 तारीख को सोशल वर्क का पेपर होगा। ठीक है, आज तारीख है 12 मई, तो मान के चलिए आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर हो चुका है, और 6 में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने केवल आईएमपी के रूप में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और उन चीज़ों पर डिस्कस भी किया है। आज हम लोग बात करेंगे मानव विकास रिपोर्ट के कुछ मुद्दों पर। हालांकि अभी तक वो एक ही बार पेपर में सवाल आया है कि मानव विकास रिपोर्ट के कौन कौन से मुद्दे थे। भाई यूजीसी नेट है, कहीं से भी प्रश्न बना सकता, हो सकता है वहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाए, मे बी। और मानव विकास सूचकांक है आज का टॉपिक। सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर साल एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यूनिट नंबर 6 में समाज कल्याण प्रशासन है। समाज कल्याण प्रशासन की परिभाषा आप सभी लोगों के लिए आईएमपी के रूप में होगा, और मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। एक बार दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक प्रश्न तय है कि समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में उसकी परिभाषाएं आपको बना सकता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर फोकस करिएगा कि डेफिनेशंस क्या बन सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि प्रशासन के प्रकार, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मैंने प्रकाशन के जो है प्रकाशन नहीं है, प्रशासन है। ठीक है, प्रशासन के प्रकार यानी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से 2 ही टाइप का होता है। एक तो प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। अच्छा, पब्लिक जो होती है वो गवर्नमेंट पर आधारित होती है, और जो निजी होता है वो प्राइवेट होता है। तो इनमें ना आपसे इतना पूछा जाएगा कि प्राइवेट प्रशासन की जो टाइप है वो किन किन शब्दों से या किन किन चीज़ों से होकर गुजरता है या चरणों से होकर गुजरता है। तो मेरा कहना यह है कि निजी प्रशासन के बारे में आप थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि निजी प्रशासन होता क्या है। मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी। अच्छा, कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे निजी प्रशासन क्या होता है? कोई भी बच्चा क्लास में? नहीं, अपने द्वारा बनाया गया ये पुस्तक। गलत है। यदि आप लोग को नहीं पता है तो पता होना चाहिए। परीक्षाएं नज़दीक है और हम आप सभी लोगों से कहेंगे कि इस समय क्लास, पहली बात, अवकाश लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन आप 1 घंटे जुड़े, 2 घंटे क्लास चलती, केवल आज 1 घंटे की क्लास है, और उन दोनों क्लासेस को आप ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नेट का। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्ज़ाम कोई हल्का फुल्का नहीं होगा, यानी सरल नहीं होगा। प्रश्न अपने आप में बहुत टफ में होगा, यानी जटिल परिस्थिति में होगा।
मेरा सवाल ये था कि निजी प्रशासन समझिए थोड़ा सा। निजी प्रशासन का मतलब है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस, हम लोग इसको इंग्लिश में संबोधित करते हैं। और निजी क्षेत्र में संगठनों के प्रबंधन और संचालन को संदर्भित करता है। यही तो बोलना था आपको। आपको क्या बोलना था कि निजी क्षेत्र में प्राइवेट जो एरिया होता है उस एरिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन का ये मैनेजमेंट करता है और उसके संचालन को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रस्तुत करता है या उसको संदर्भित करता है, जिसमें लाभ कमाने वाले या बेनिफिट कमाने वाले व्यवसाय या गैर लाभकारी संगठन या निजी स्वामित्व जो व्यक्ति है, निजी स्वामित्व वाली संस्थाएं बेसिकली शामिल होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो है निजी प्रशासन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, निजी प्रशासन। ठीक है, हम चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों को आप ध्यान से सुना करें और उसको मस्तिष्क में रखें अपने। एक मैंने बताया था आपको लोक प्रशासन इम्पॉर्टेंट है। निजी नहीं तो लोक तो तय है पूछा जाएगा, यदि लोक नहीं तो निजी तय है कि पूछा जाएगा। लोक प्रशासन मैंने अभी आपको साधारण शब्दों में बताया भी था कि गवर्नमेंट को रिलेट कराता है ये लोक प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको हम लोग इंग्लिश में संबोधित करते हैं। और लोक प्रशासन यह सरकार द्वारा संचालित एक प्रशासन होता है, सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो चलाती है, जो सार्वजनिक हित में काम करती है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रस्तुत नहीं करती, ये सीधा सीधा सभी लोगों की बात करती है, सार्वजनिक हित की बात करती है। यानी जनता को सेवा प्रदान करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार प्रशासन है तो वो है लोक प्रशासन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थोड़ी सी बात मैंने आपको रिकॉल करवाया है, समझ में आ गया होगा। बात समझ में आई कि नहीं बताओ, क्लियर करो यहीं पे भाई। ये तो गलत बात है अगर आप रिप्लाई भी ना करें, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, करना चाहिए। दूसरी बात, अब आपको यहाँ ध्यान ये रखना है प्रशासन क्या है। पहली बात, प्रशासन के प्रकार क्या हैं, निजी और लोक। यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर कवर होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंटेंट भी आपको दे दिया है मैंने पहले भी। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यूनिट नंबर 6 के संदर्भ में ही मैं बात करूँगा आप लोगों को लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। दैट मीन्स सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है संगठन, है ना, संगठन क्या है और संगठन के प्रकार। यहाँ एक औपचारिक संगठन होता है और एक अनौपचारिक संगठन होता है ना। एक औपचारिक संगठन होता है और एक अनौपचारिक संगठन होता है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया है NPO क्या होता है, सॉरी NPO क्या होता है और NGO क्या होता है। NPO का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंतर आप जरूर ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर आपको सवाल ये भी परीक्षा में बनाएगा। ठीक है, उसके बाद एक तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है भारतीय न्यास अधिनियम 1882। एक है कंपनी अधिनियम 1956 का है, लेकिन आप लोगों को 2013 से सवाल बनाएगा, 1956 का नहीं बनाएगा, 2013 से बनाएगा। ठीक है, और तीसरी इनमें से एक प्रश्न, ठीक है, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न। और एक आपको ध्यान में रखना है कि सामाजिक नियोजन क्या होता है। इसका स्पष्ट अंतर आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक आयोजन क्या चीज़ें होती है। उसके बाद एक लूथर गुलिक का नाम आप लोगों ने सुना भी है, मैं पढ़ा चुका हूँ पोस्ट कार्ब के बारे में।
ये पोस्ट कार्ब भी आपको पता होना चाहिए, पोस्ट कार्ब। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इतनी बातें। आप मान चलो एक प्रश्न यहाँ से है, एक प्रश्न अंतर से, एक प्रश्न आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट से, एक प्रश्न आपको पोस्ट कार्ब से, एक प्रश्न सामाजिक आयोजन से, यानी इसका मतलब 4 नंबर यहीं पे बन गया, सॉरी 4 प्रश्न बन गए, यानी 8 नंबर का, ठीक है, यानी 8 नंबर का। उसके बाद इधर देख सकते हैं आप, प्रशासन का आपका एक प्रश्न इधर बन जाएगा, आपका सिद्धांत से एक प्रश्न आपके लिए आ जाएगा, संगठन से एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 3 7, ठीक है, 7 से लेकर 10 प्रश्न जो है यूनिट नंबर 6 से पूछे जाएंगे, बस इतनी चीज़। यहाँ आपको बता दूँ, धन और संसाधन, ये बड़ा आसान सवाल होगा अगर आप लोगों से ये सवाल पूछ लिया जाए कि संसाधन जुटाना क्या होता है ना, और फंड रेजिंग वगैरह के संदर्भ में आएगा ये, और एज अ बहुत ही आसान शब्दों में आएगा। जैसे मैं आपको मीनिंग समझाने का प्रयास करता हूँ कि रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन होता क्या है। किसी संगठन या व्यक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना, भाई कोई संगठन बनाए हैं आप, किसी व्यक्ति के साथ आप कार्य कर रहे हैं, क्लाइंट या ग्रुप या कम्युनिटी के साथ, तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य तो आपने बनाया है उसको अचीव करने के लिए, और वो प्राप्त करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज होने आपके लिए ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रिसोर्सेज किस टाइप के होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं कम्युनिटी की बात करता तो आपके मस्तिष्क में ये बात आती कि सर माइक हो, बैनर हो, पोस्टर हो, तो ये कम्युनिटी का रिसोर्सेज है, ये बात समझ में आ रही है। परंतु सवाल समाज कल्याण प्रशासन के दृष्टिकोण में है, तो वो संसाधन जुटाना क्या हो सकता है, तो वो एक फाइनेंशियल, मतलब धन, वित्तीय, मानवीय और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और उनका प्रभावी उपयोग करना, ये होते हैं संसाधनों जुटाना। फाइनेंस वगैरह के संदर्भ में बात की जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संसाधन जुटाने में शामिल कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, समझिएगा बड़े अच्छे से, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, केवल अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को, बस ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सवाल अगर बनता है आपके सामने या कोई पूछता है आपसे इंटरव्यू वगैरह में कि अगर कोई वेलफेयर कार्यक्रम है तो उसके लिए संसाधन जुटाने के संदर्भ में, है ना, जुटाने में आप कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल कर सकते हैं, ये आपके सामने प्रश्न बना सकता है कि संसाधन जुटाने में शामिल एक्टिविटी। तो बड़े ध्यान सुनिएगा, ये प्रश्न बन सकता है मे बी। तो पहली बात तो आपके मस्तिष्क में ये आनी चाहिए कि संसाधनों की पहचान होनी चाहिए आपके पास। अच्छा देखो, संसाधनों की पहचान कैसे होगी, संसाधनों की पहचान कैसे करेंगे आप। संगठन के लक्ष्य को जो आपने टारगेट बनाया है, जो गोल आपने बनाया है, उस संगठन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संसाधनों की भी पहचान करनी पड़ेगी कि आपका गोल कौन सा है ना। गोल के अकॉर्डिंग आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, ऐसे नहीं गोल आपके पास कुछ और हैं, रिसोर्सेज यानी संसाधन कुछ और लिए हैं आप, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, केवल आप उठाने बैठाने का काम कर रहे हैं। घर से आपने संसाधन लिए, लेके गए, फिर वहाँ पे उठाए, फिर वहाँ पर गए, फिर वहाँ से आ गए घर पे, तो इसका कोई तुक नहीं बनता है, कोई तर्क चीज़ें नहीं बनती है। संसाधन की पहचान आपको करना लक्ष्य के आधार पर, ठीक है, आपके टारगेट के आधार पर, जो गोल है उसके आधार पे आपके पास रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। ये पहली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी कहेगा संसाधन प्रदाताओं से संपर्क। इसका मतलब समझते हैं आप? प्लीज़ यदि समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा ही। ये एक प्रकार से कनेक्टेड करता है, संपर्क करता है रिसोर्सेज प्रोवाइडर्स को। अब मेरी बात को सुनिएगा। दाताओं जी कुछ कह रहे हैं मैडम? से प्रदाताओं से संपर्क करवाना।
संपर्क नहीं, संसाधन जो होता है प्रदाताओं से संपर्क कैसे, सुनिएगा, जी प्रोवाइडर जी की बात मैं कर रहा हूँ आपको। कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल को लेकर, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय को लेकर, मैंने कहा मानवीय को लेकर, मैंने आपसे बोला भौतिक संसाधनों के लेकर। तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, मानवीय और भौतिक संसाधन। इसकी आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों या संगठनों से संपर्क करना, उनके संपर्क में रहना। कहने का भाव यही है, कहने का आशय और क्लियर करता हूं और स्पष्ट करता हूं आप लोगों के लिए। नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया सर। ओके, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा मैडम कि आपको किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है, पहली तो ये, और वे कहां उपलब्ध हो सकते हैं, दूसरी बात ये, और तत्पश्चात आप उन लोगों या संगठनों की सूची बना लीजिए जो इन संसाधनों को प्रदान कर सकते हैं और उनसे संपर्क हो सकते हैं, है ना। तो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रकार से संसाधन जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जो प्रदाताओं होते हैं, उनसे संपर्क आपको बनाना पड़ेगा भाई। जब तक मित्रवत भावना नहीं रहेगी तब तक कैसे चीज़ें बन सकती है। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ, मैंने तीन बातें बताया, समझो अच्छे से, अच्छी पॉइंट है, और फाइनेंशियल चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को यूज़ करती है दैनिक चीज़ों में। मेरा सवाल था कि भाई वित्तीय संसाधन, अब वित्तीय संसाधन क्या, जैसे ऋण हो गया, ऋण मतलब समझ रहे हैं, जैसे मैं बैंक में जाता हूँ, किसी से लोन लेता हूँ, लोन का। हाँ, तो उस क्रिया को हम लोग ऋण बोलते हैं, ऋण लेना। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई नहीं होता है 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में डबल हो जाए, या फिक्स करके डबल करना, यानी निवेश करना। या आप अनुदान कह सकते हैं, अनुदान मतलब फंड रेजिंग वाला पार्ट, अनुदान करना। ये सभी क्रियाएं वित्त सहायता में आती है। एक होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होता है, सुनिए, जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी, अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये उसी कंपनी के 2 कर्मचारी, तो वो एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, वो मानवीय एक प्रकार का हेल्प हो जाता है। विशेषज्ञ की बात कर लो जी, सिंपल सी बात है, आप एक्सपर्ट हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने में, और एक व्यक्ति आपका मित्र है, वो एक्सपर्ट है स्पीच थेरेपिस्ट में। अब एक क्लाइंट है, उसको ज़रूरत है बिहेवियर के साथ साथ स्पीच की भी, तो आपने मदद ली उस व्यक्ति से, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये मानवीय संसाधन हो गया। और एक मैंने बताया था भौतिक। भौतिक क्या, जैसे कोई टूल्स है, टूल्स मतलब उपकरण, सामग्री, आवास या भवन या भूमि, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक संसाधन का प्रयोग में लाया जाता है ना। जैसे रियल एस्टेट कंपनियां जो होती हैं, वो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, संसाधनों को सुरक्षित करना, संसाधनों को सुरक्षित करना। देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना चाहिए और ध्यान में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। संसाधन जुटाने में शामिल कौन कौन सी एक्टिविटी है, एक तो संसाधनों की पहचान आपने कर लिया, संसाधन प्रदाताओं से संपर्क बना लिया, अब संसाधनों को जो है सुरक्षित करना है। कहने का मतलब है संसाधनों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी आपको, जैसे कि दान हो गया, उसको भाई कहाँ से चैरिटीज़ आ रही हैं या चैरिटी कहाँ से आए, जिससे हम संसाधन को और डेवलप कर सकते हैं, संसाधन को और ला सकते हैं, या उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। दान, प्रयोजन, निवेश, ये पार्ट आता है संसाधनों को सुरक्षित करने में। और एक लास्ट पॉइंट होता है संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन, दैट मीन्स मैनेजमेंट। कहने का भाव, प्राप्त संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है और उनका प्रबंधन करना है, यानी उनका मैनेजमेंट करना है।
देखो एक कला होती है किसी मैनेजमेंट करने के लिए, है ना, और मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। भविष्य में आप एचआर बनते हो, कंपनी वगैरह में आजकल एचआर भी होता है, सोशल वर्कर मांगते हैं वो लोग भी एचआर के रूप में, तो वहाँ मैनेजमेंट का रोल ही आपको देखना पड़ता है। आपको रिसोर्सेज की पहचान ही करनी पड़ेगी, आपको अन्य लोगों के साथ संपर्क बनाने पड़ेंगे संसाधन के लिए, आपको संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, जैसे चैरिटीज़ हो गया, किसी पैसे को कहीं पर निवेश करना है, वहाँ से उसका बेनिफिट्स उठाना है, तो ये सब क्या है, ये सभी संसाधन जुटाने की एक प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं। इस तरीके से जुटाई जाती हैं समाज कल्याण प्रशासन में संसाधन। ठीक है, तो ये था ये टॉपिक जो आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन किया गया है, संसाधन जुटाना। अब यहाँ पे देखो लिखा है अनुदान, सहायता, संसाधन जुटाने में वित्तीय प्रशासन हो गया, सामाजिक विपणन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शब्द है सामाजिक विपणन। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और ठीक है टॉपिक बात सर। कर लेते हैं सामाजिक विपणन के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जानते भी होंगे सामाजिक विपणन क्या होता है। हम लोग इसको सोशल मार्केटिंग कहते हैं। क्यों मैडम, पता है ना आपको? बताओ। जी सर, थोड़ा थोड़ा। तो देखो सोशल मार्केटिंग के नाम से, अब ये जब पेपर में आ जाता है लिखा हुआ सामाजिक विपणन शुद्ध हिंदी में, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आप सभी बच्चों से यही कहूँगा कि इंग्लिश शब्द जरूर देखें। अब ध्यान से सुनिए कि सामाजिक विपणन होता क्या है, यानी सोशल मार्केटिंग क्या होता है। विपणन, देखो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है या एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो मार्केटिंग के सिद्धांत, तकनीक इत्यादि ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जहां मार्केट या सामाजिक विपणन के सिद्धांत, तकनीक को सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करना और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि सामाजिक विपणन एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मार्केटिंग के सिद्धांत और तकनीक और सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को, ये सब इनके मुद्दे होंगे, इनके मुद्दों को संबोधित करना और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सामाजिक विपणन कहते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या ये सामाजिक विपणन व्यक्तिगत तरीके से हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। सोशल मार्केटिंग व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। दैट मीन्स मोटिवेट करता है, वही है सामाजिक विपणन। व्यक्तिगत तरीके से भी और सामाजिक भलाई को लेकर या समाज में लोगों को हित को लेकर, हित को ध्यान में रखते हुए समाज की परिवर्तन करने की बात करता है और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करता है। तो व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करता है। व्यक्ति के व्यवहार को प्रेरित अगर कोई करता है उसके व्यवहार को बदलने के लिए, तो वो सामाजिक विपणन शब्द है। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं, आजकल आप सभी लोग देख रहे हो, धूम्रपान छोड़ना अगर है, धूम्रपान छोड़ना या शराब छोड़ना या सुरक्षा बेल्ट पहनना या पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, उनमें क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। ये क्या करता है, मोटिवेट करता है। अच्छा, किस लिए मोटिवेट करता है? धूम्रपान छोड़ने के लिए उनको जागरूक कर रहा है। पर्यावरण में देख रहे हैं आजकल पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, मृदा क्षरण हो रहा है, बहुत कुछ आप देख रहे हैं। तो उनको मोटिवेट करेगा कि भाई किस तरीके से हमें पर्यावरण या वनों को लेकर उसकी रक्षा करना है या उसकी सुरक्षा करना है। ये है सोशल मार्केटिंग। आप मार्केटिंग कर रहे हैं एक प्रकार से लोगों को जागरूक करके। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। हाँ,
ये तो स्वास्थ्य संबंधी था, जो मैंने अभी आपको बताया, धूम्रपान करना, स्वस्थ भोजन करना, सुरक्षा बेल्ट पहनना, नियमित रूप से व्यायाम करना। आप कह सकते हो सर ये स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे थे। जी पर्यावरण भी आपको क्लियर हो गया कि भाई पानी की खपत कम होनी चाहिए, और ये बात है, देखो बहुत लोग पानी वेस्ट करते हैं। जल की बेसिकली क्या करनी चाहिए, उसकी खपत को हमें कम करनी चाहिए। जल की अपशिष्ट जो मैनेजमेंट है उसके लिए बेहतर एक्टिविटीज़ या योजना बनाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के लिए उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। शिक्षा हो गया, गरीबी हो गई, भेदभाव हो गया, ये सब कम होनी चाहिए। आजकल बेसिकली ये सोशल मार्केटिंग के पार्ट में देखा जाता है ना। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना होगा सोशल मार्केटिंग के अंतर्गत। ठीक है। इसी में सोशल मार्केटिंग में आपने 4 P's का नाम सुने हो? बोलिए, कोई बच्चा ऐसा है? अभी तक तो आपने समस्या समाधान का 4 P's नाम सुने होंगे। आज आप नया एक नाम बता रहा हूँ, सोशल मार्केटिंग का 4 P's। जानते हैं, नाम सुने हैं क्या आप लोग? नहीं सर। नहीं सुने हैं? चलिए, नहीं मुझे लगता है केवल मैं आप ही को पढ़ाता हूँ मैडम, बाकी तो बच्चे ऐसे कथा सुनते नहीं हैं, है ना बाबा? वो बच्चे कथा सुनते हैं। नहीं सर, मेरे घर पे बारिश हो रही है तो चलो आवाज कोई नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट टाइम वेस्ट मत करना। ये गोल्डन टाइम है इस समय आपके पास, इस समय का सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। बस आप सभी लोग उसमें यही कहूँगा। बोलना बहुत बड़ी बस अपने समझ में चीज आनी चाहिए। तो ध्यान से सुन रहे हैं बात। अच्छा, हाँ बहुत सर, अच्छी बात है, हाँ बहुत सर। अच्छी बात है, गुड, बहुत बढ़िया। सर तो आज नहीं बोल रहे सर। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से फिर से, कि मैंने कहा कि सोशल मार्केट में 4 P's शब्द आता है। एक बार यूजीसी नेट में 4 P's सवाल आया हुआ था, है ना। 4 P's सोशल वर्क में आ चुका नेट में। ये 4 P's है क्या, मैं आपको बता दूं। ये सोशल मार्केटिंग में 4 P's एक प्रोडक्ट है, पहले P से। जो दूसरा P है वो प्राइस है, क्रम ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है वो प्लेस है, और जो चौथा है वो प्रमोशन है। ये वो प्रमोशन है, मतलब प्रोडक्ट का मतलब अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। प्राइस को हम लोग मूल्य बोलते हैं, आप सबको पता होगा। और प्लेस को हम लोग स्थान बोलते हैं, ये भी आप जानते होंगे। प्रमोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोगंडा, क्या कहेंगे, प्रचार। प्रमोशन यानी प्रचार। ये एक प्रकार से सामाजिक विपणन के 4 P's है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट आपके सामने उपस्थित मैंने किया है, प्रोडक्ट ये हमेशा भौतिक वस्तु के रूप में नहीं हो सकता है। ये कोई विचार हो सकता है। ये मत सोचिए कि भाई हमने प्रोडक्ट बोला तो आपने सोचा कोलगेट का प्रोडक्ट हो रहा हो, है ना, टूथपेस्ट का हो रहा हो, पेन का प्रोडक्ट हो। नहीं, मैंने ये साफ शब्दों में स्पष्ट कर रहा हूं आप लोगों को, बात को बड़ी बारीकी समझिएगा, कि भौतिक वस्तु नहीं है ये प्रोडक्ट, या कोई विचार, व्यवहार, सेवा या अभ्यास हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है आपके विचार हो सकते हैं प्रोडक्ट। आप जो सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं कम्युनिटी में, ग्रुप में या लोगों के लिए, वो हो सकता है प्रोडक्ट, जिसे किसी सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए हम बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। मैं अगर आपसे एक एग्जांपल देता हूं, और बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, समझना थोड़ा सा। मैंने कहा आपसे कि स्तन कैंसर है किसी को, स्तन कैंसर बेसिकली ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, आप सभी को पता होगा। उस कंडीशन में आगे जब टिश्यूज जब बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे कैंसर का वो रूप ले लेता है ना। तो स्तन कैंसर स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अभियान में बेसिकली उत्पादन स्क्रीनिंग कराने की एक क्रिया हो सकती है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ आपसे कि उसका टेस्ट के लिए, उसको जागरूकता के लिए, जो मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, जो लोगों को मैं बता रहा हूँ या उन चीज़ों से समझा रहा हूँ अभियान के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि मैं इनको स्वस्थ कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो उत्पाद हो सकता है, ठीक है।
यहाँ किसी पर्टिकुलर पेन प्रोडक्ट वगैरह से ना दिमाग में लगाइए, कोई भौतिक चीज़ों से। पेपर में यदि सवाल बनेगा तो ये बना सकता है कि सामाजिक विपणन में उत्पाद एक भौतिक वस्तु होती है, तो आप क्या बोलना, नहीं, उसको आप हटा देना, काट देना, क्रॉस कर देना, बाहर निकाल देना ऑप्शन से। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए आपको। दूसरा है मूल्य, प्राइस, हम लोग इसको कीमत भी बोलते हैं। आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे कि वांछित व्यवहार या उत्पादन को अपनाने के जुड़ी जो लागत होती है उसको ये संदर्भित करती है। लागत। अब भाई आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो कोई आपको अगर कहीं टेंट लगवाओगे तो टेंट वाला आपको फ्री में टेंट नहीं दे देगा। माइक या स्पीकर वाला आपको स्पीकर माइक फ्री में नहीं दे देगा। पोस्टर आपका फ्री में नहीं छाप देगा, कुछ उसके कॉस्ट बनते हैं, कुछ प्राइस होती है, और वो पैसे आप अपने जेब से भी नहीं डालोगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप कार्य का अंजाम दे रहे हैं उसी कार्य के प्रति आप लोगों को वहीं से फाइनेंशियल की भी व्यवस्था होगी। तो किस तरीके के आपके गोल हैं उसके आधार पे ही आपको वहाँ पे पहचान करनी पड़ेंगे, और देन उसके बाद रिसोर्सेज का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो कितना खर्च वगैरह आता, तो वो चीज़ें उत्पाद को दर्शाता है ना, वो उत्पाद को दर्शाता है। एक होता है प्लेस, मतलब स्थान, जगह, इसका मतलब है कि लोग कहाँ और कैसे उत्पाद तक पहुंच सकते हैं। लोग कहाँ और कैसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं, ये वांछित व्यवहार अपना कर सकते हैं। कोई विशेष एक स्थान होगा ना, तो विशेष स्थान क्या हो सकता है बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है एग्जाम्पल के आधार पे? क्लिनिक। क्या हो सकता है वो स्थान? क्लिनिक। अच्छा, संचार का कोई माध्यम अगर हो तो उसके लिए बेटर प्लेस क्या हो सकता है? सोशल मीडिया। क्या हो सकता है? सोशल मीडिया। या कोई विशेष समय सीमा हो सकती है, इस तरीके की चीजें दर्शा सकती है। तो वो एक स्थान होना जरूरी है, और वो भी एक वांछित स्थान, पॉजिटिव सकारात्मक पर्यावरण यानी वातावरण। वहाँ कोई सोर्स का, कोई बैरियर किसी भी प्रकार का ना हो, ठीक है, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को खासकर ध्यान रखना होगा। उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन को प्रचार भी कह लीजिए, या आप इसे पदोन्नति भी कह सकते हैं, है ना, प्रमोशन को। अब उत्पाद या वांछित व्यवहार के लाभ के बारे में सूचित करना या उन्हें राजी करने के लिए विभिन्न कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं या माध्यम हैं, उन माध्यमों और रणनीतियों का हमें उपयोग करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रमोशन के लिए कौन सी रणनीति हो सकती है? किसी के मस्तिष्क में आ रहा है कोई बात प्रमोशन के लिए? बताओ, अगर आ रहा है तो बताओ क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्लीज़ अपनी विचारों को एक बार प्रस्तुत करें, यदि आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो भी बता दीजिए। सर पॉलिटिक्स में प्रचार करने के लिए। ओके, चलिए। सर पॉलिटिक्स में प्रचार करना। पॉलिटिक्स में प्रचार करना, पॉलिटिक्स में, चलो आपने बोला सही है, जैसे सही बताया। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ विज्ञापन, सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा, एक विज्ञापन। सार्वजनिक सेवा के लिए कोई घोषणा हो रही है तो वो भी प्रमोशन। सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है तो वो भी एक प्रकार का प्रमोशन। कम्युनिटी तक कोई रिसोर्सेज पहुंच रहा है तो भी वो प्रमोशन। ठीक है, ये पार्ट होता है। आप इलेक्शंस वगैरह में किसी के प्रचार वगैरह कर रहे हैं तो आप उस पार्टी को बेसिकली क्या कर रहे हो, बढ़ावा देने के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। ये आपके दृष्टिकोण से एग्जाम्पल था, तो जो विचार था आपके आधार पे वो विचार सत्य है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे स्तन कैंसर की बात या स्वास्थ्य संबंधी बात कर रहा था, या किसी और भी चीज़ों पर बात करते हैं, तो हम लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन, एक तो देखो सभी लोग चलाते हो फेसबुक व्हाट्सअप, ये क्या है? ये प्रमोशन का पार्ट है। ठीक है ना, सबसे पहली बात।
मैं जैसे क्या करता हूँ, मैं पोस्टर बना के ग्रुप में डालता हूँ, तो आप ये कह सकते हो कि सर सोशल मार्केटिंग का ये प्रमोशन कर रहे हैं, या एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से ये विज्ञापन कर रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगी, जरूरी नहीं केवल मेरा ही, बहुत लोगों का पोस्टर वगैरह, आप लोगों में से भी कुछ लोग बनाते होंगे अपने लिए पोस्टर भी ना, तो उन चीज़ों में इसका बेसिकली यूज़ होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, क्रम याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है, ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सोशल मार्केटिंग के संदर्भ में। ठीक है, अब यहाँ वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, बस इतना पढ़ के जाओ, ज़्यादा माथा पच्ची मत करना अपना, वरना फिर हो जाएगा सारा का सारा दिक्कत, है ना। एग्ज़ाम नज़दीक है और ये तय है कि जो आपको मैं बता रहा हूँ परीक्षा दे के आओ, पुराने बच्चे अपने हैं, पूछ लो, ना आता हो तो आप लोग, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसलिए उन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें, उसको निगलेक्ट बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर अब 7 के अंतर्गत। यूनिट नंबर 7 में आप देखेंगे तो आपके लिए कौन कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। एक तो सामाजिक नीति बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इस पे बात करेंगे आप लोगों से। और उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो ऐतिहासिक विकास पर, ये ऐतिहासिक विकास में वर्ष पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ पूछा जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे। कोई नीति निरूपण की एक प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को लेकर कई चरण होते हैं, कई स्टेप होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। और इसी सामाजिक नीति निरूपण के उपागम भी होते हैं, ठीक है, अप्रोच होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। सामाजिक नियोजन की अगर मैं बात करूँ तो एक प्रारूप होगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, भारत में सामाजिक नियोजन क्या है, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट का पार्ट होगा, ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पंचवर्षीय योजना में एक सवाल आपको 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं कि पूछा जाएगा, या तो वो मॉडल हो, कौन से मॉडल से आया है, या तो आपसे पूछ ले कि वो पंचवर्षीय योजना कौन सी वर्ष में आई है, या तो आपसे ये पूछ ले कि भाई लक्ष्य क्या क्या था, मतलब उद्देश्य क्या क्या था। और 2 सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं 22 अगस्त 2024 वाले में, ठीक है, नहीं, ये जो 8 जनवरी 2025 को पेपर हुआ था उसमें, ठीक है, 2 सवाल आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। 24 में देखेंगे भी, अगस्त वाले पेपर में भी आया हुआ है इसका पेपर, तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर सामाजिक विकास के मॉडल क्या हैं और उसकी थ्योरीज क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक नकारात्मक जो डायमेंशन या आप कह लीजिए आयाम कह लीजिए, ये खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडल्स इंपॉर्टेंट है जिसको आप प्रारूप बोलते हो, और एक थ्योरीज इंपॉर्टेंट है जिसको आप सिद्धांत बोलते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एक सवाल प्रश्न तय है पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 8 से 10 सवाल इसमें से भी बनने वाले हैं आप लोगों के यूनिट, ठीक है, तो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलें, अब सबसे पहले हम एक बार आप लोगों को मानव विकास सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार कंफर्म करें तो क्या स्पष्ट किया जाए, पता है जी सर। सामाजिक विकास सूचकांक। चल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और ये सारे कंटेंट मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, नोट्स वगैरह मिलेगा, आप निश्चिंत रहिएगा सभी बच्चे, है ना। एंड चलिए आ जाइए यहाँ पे, सामाजिक, है ना, सामाजिक विकास, पहले सूचकांक पढ़ेंगे फिर मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सामाजिक विकास सूचकांक, उसके बाद मानव विकास सूचकांक, एक एक करके पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। देखिए, इसको सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, इन शॉर्ट में SDI के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है, या एक ऐसा उपकरण है जो समाज की प्रगति का मूल्यांकन करता है, जो समाज के प्रगति का मूल्यांकन करता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे एक लाइन में इसकी बात, है ना, कि एक ऐसा टूल्स है ये SDI, जो ना समाज की, मानव की नहीं, समाज की प्रगति का मूल्यांकन कर रहा है। जैसे अगर आप ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक विकास के विभिन्न पहलू हैं, जिसमें आप कहोगे स्वास्थ्य यानी हेल्थ,
शिक्षा और जीवन स्तर और पर्यावरण को ध्यान में रखकर कार्य करना। ठीक है, ये आप कह लीजिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको कितने कंपोनेंट मैंने बताए, बताइए सामाजिक विकास सूचकांक में। आप बता सकते हैं कि सर ने 4 बताए हैं। ठीक है, विकास वाले में आपको 3 ही मिलेंगे, लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यह सामाजिक विकास सूचकांक वाला है। चलिए एक एक कर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये जो स्वास्थ्य है, ये शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तर को शामिल करता है। पोषण स्तर मतलब भाई खान पीन अच्छा हो, शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके या उस पर ऑब्जर्वेशन करना या मूल्यांकन करना, जीवन प्रत्याशा के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना, भाई कितने साल तक लोग जीवित रह रहे हैं, ठीक है, आगामी कितने साल तक रहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें खाएंगे तो बीमारी हो सकती है या उन चीज़ों का परहेज करेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। ऐसे कंपोनेंट के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन, साक्षरता दर, स्कूल में नामांकन दर और शिक्षा का दर, मतलब सीधा सीधा लिटरेंसी रेट। लिटरेंसी रेट का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सारे ग्रेजुएट हों या 10+2 पढ़े लिखे हों, नो। कुछ चीज़ें जैसे उनको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा लिटरेसी रेट वो होता है अगर आपको सिग्नेचर आती है करने, भाई आप पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु आप हस्ताक्षर कर लेते हैं, है ना, तो वो साक्षरता दर के अंतर्गत काउंट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर का मतलब यहाँ पर ये चीज़ों से मत आप सोचिएगा कि एकदम पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है, परिस्थिति में, है ना। स्कूल में नामांकन की बात किया जाए, विद्यालय में जैसे एडमिशन की बात किया जाए, तो उस परिस्थिति को संबोधित करती है शिक्षा यानी एजुकेशन वाला पार्ट। और किसी जनसंख्या में उन लोगों का प्रतिशत होता है जो पढ़ और लिख सकते हैं। भाई एजुकेशन देखो, आप मैं बता दो, पहले के लोगों को अगर आप देखेंगे 3-4 तक पढ़ाई करते हैं रेगुलर स्कूल में, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, लेकिन न्यूज़पेपर दे दोगे तो पढ़ लेंगे, कुछ बोलोगे तो लिख लेंगे। वो साक्षरता दर है, वो साक्षरता दर का पार्ट बन जाता है। फिलहाल आगे देखिए, एक है जीवन स्तर, गरीबी दर, प्रति व्यक्ति आय, आवास की स्थिति जो दर्शाती है वो जीवन स्तर दर्शाती है। प्रदूषण स्तर, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, जैव विविधता, वो सब पर्यावरण को ध्यान में रखकर कार्य जो शामिल किया गया उनको दर्शाया गया है। तो यह है सामाजिक विकास सूचकांक। यहां मानवीय आवश्यकता, कल्याण की नींव, अवसर जैसे क्षेत्रों में प्रगति का माप की जा रही है। यहां पर माप किया जा रहा है, बात को ध्यान रखिएगा। भारत में सामाजिक विकास सूचकांक के विभिन्न माप हैं। भारत में सामाजिक विकास का यही सूचकांक अगर आप करेंगे तो बड़े अलग अलग पार्ट में आते हैं, है ना, चीजें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आपके सामने देखने को मिलती हैं, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मानव विकास सूचकांक हो जाएगा, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस आप कह सकते हो, इंडेक्स भी होगा या डेवलपमेंट इंडेक्स भी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत का 2000 जो ये 22 चल रहा है, सॉरी 2000 जो 25 चल रहा है, इसमें ना 2022 का सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को रखा गया है इस वाले में, और ये है 65.2। याद रखिएगा, स्कोर अगर आपसे पूछता है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में भारत की अगर हम बात करेंगे स्कोर भारत का, तो भारत का स्कोर तो आप बताइएगा 60.2, और जबकि विश्व औसत की अगर बात करेगा, एवरेज की बात करेगा, औसत की, तब आप लगाइएगा 65.2। ये विश्व के स्तर पर बात कर रहा। पेपर में आपके विश्व स्तर पर पूछेगा तो
5.2 लगाइएगा। यदि भारत का स्कोर पूछेगा तो आप लोग 60.2 लगाइएगा, ठीक है। तो 5 कम कर दीजिएगा। ये 2022 के आधार पर मैंने बताया, लेकिन ये वर्तमान की चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे अब बात करते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक को लेकर, ठीक है। एक सवाल बन सकता है सामाजिक, और जो बनेगा मैंने बता दिया आपको, सामाजिक विकास सूचकांक से एक सवाल बन सकता है, या तो विश्व का औसत, या तो भारत का औसत, या ये होता क्या है, बस ऐसे ही सवाल बनाएगा। और कूट बनाएगा तो उसमें ना सामाजिक विकास के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखेगा और मानव विकास सूचकांक को भी दृष्टिकोण में ध्यान में रखेगा, दोनों चीज़ों को लेकर चलेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। अच्छा, मानव विकास सूचकांक का मतलब भी आप जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HDI कहेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम से संबोधित करेंगे, यस या नो? बोलिएगा एक बार भाई। यस सर जी। यस सर। बिल्कुल, यस देखिए, सर। अब ये बात सुनिएगा सर कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, मैंने वहाँ बताया समाज का मूल्यांकन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए मानव की बात हो रही है। तो आप ये कह लीजिए कि ये एक ऐसा सूचकांक है जो किसी देश का विकास का समग्र माप प्रदान करता है, ठीक है। तो मैंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा कि सर यह एक ऐसा सूचकांक है, इंडेक्स है, जो किसी देश के विकास का समग्र माप करता है। समग्र का मतलब होता है टोटल, मीन्स होल, संपूर्ण, पूर्ण, उसको बोलते हैं समग्र। तो आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि ये जो कार्यक्रम है मानव विकास सूचकांक का, ये जारी कौन करता है? क्या आप बता सकते हैं? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता हो? UN यानी UNDP का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि नहीं। पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आता है UNDP, है ना। गरीबी उन्मूलन पर काम करता है, SDG पे काम करता है, मानव विकास पर काम करता है, पर्यावरण संरक्षण पर काम करता है, शासन में सुधार का काम करता है ना। बहुत विभिन्न प्रकार के इसकी एक्टिविटीज़ है UNDP का, है ना, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। तो बेसिकली UNDP जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये 22 नवंबर सन 1965 में आया था। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये है ना। और मैं आपको एक बात और बताता हूं यहाँ पर, अभी हाल ही की बात है, 19 जून 2017 को UNDP के प्रशासक कौन बने हैं जानते हैं? प्रशासक अचीम स्टेनर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्ट के रूप में। अब बेसिकली गरीबी कम करना, सतत विकास, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है ये UNDP, और ये इसी के थ्रू बेसिकली आता है ये मानव विकास सूचकांक। और यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर को ध्यान में रखता है। जिसे आप ऊपर देख रहे थे सामाजिक विकास सूचकांक में 4 बातें, तो इस यहाँ पर आपको 3 बातें ध्यान में रखना होगा। एक आपको ध्यान में रखना होगा जीवन प्रत्याशा, ठीक है भाई। दूसरा आपको ध्यान में रखना होगा शिक्षा। तीसरा आपको ध्यान में रखना होगा जीवन स्तर। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, जीवन स्तर मैं बोल रहा हूँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को, है ना, इसको बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट बने? 3। परीक्षा में जीवन स्तर भी आ सकता है और परीक्षा में इसको ना देकर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आ सकता है। आय। ठीक है, देखो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या हुआ? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये जन्म के समय जो है देखा जाता है जीवन प्रत्याशा। और एजुकेशन यानी शिक्षा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष, उसको ये डिफाइन करता है, यानी उसको ये डिफाइन करता है। और प्रति व्यक्ति सकल आय, राष्ट्रीय सकल आय जो इनकम वगैरह है ना, वो देखा जाता है जीवन स्तर में। मानव विकास सूचकांक के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ एक बात और ध्यान रखना है। इन केस यदि आपसे पूछा जाए कि 2025 में इसका कौन सा स्थान है, पेपर में आता है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, तो आपके पास जवाब होगा 134वें स्थान पर। ठीक है, 193 लगभग देश हैं इसमें, 193, उनमें से 134वां स्थान भारत का है। अच्छा, इससे पहले 2022 की अगर हम गणना की बात करते हैं तो 2022 में भारत जो था 133 था 2022 में। 2021 में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तब देश थे 191 टोटल, और उनमें जो भारत का स्थान था 135वां था, 135वां स्थान था, ये था। ठीक है, और HDI में भारत का अगर स्कोर पूछा जाए, मानव विकास की श्रेणी में कौन से आता है, कहाँ पे स्कोर, तो स्कोर के रूप में आप ये ध्यान रखिएगा 0.644, ये स्कोर है, भारत के स्कोर है। ये आपको ध्यान में रखना होगा मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में ही अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च कंट्री का नाम, तो आइसलैंड का नाम बताइएगा, परंतु ये आता नहीं है कि सर्वप्रथम कौन है, सबसे अंतिम कौन सा लास्ट, केवल भारत का आता है, बस भारत करके पूछता है। आप जरूर इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले 58.6 वर्ष था, अब इसको बढ़ा के लगभग 62 वर्ष बता दिया गया है जीवन प्रत्याशा को। और जीवन प्रत्याशा को अगर प्रगति हुई है तो उसके लिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जैसे आयुष्मान भारत योजना है, एक जननी सुरक्षा योजना है, एक पोषण अभियान है, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, तो इनकी वजह से ये जीवन प्रत्याशा जो बेसिकली बढ़ी है 72.2 कर लीजिए, है ना, ये जो है बढ़ी इन्हीं की वजह से। आयुष्मान भारत के नाम सुना होगा आप लोगों ने, आयुष्मान भारत जानते हैं ना, आयुष्मान भारत जी सर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के सर। तो इसको चलाया गया था, है कि नहीं? जी सर, जी सर। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। ठीक है, और शिक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं एजुकेशन की, तो भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि हुई। अब स्कूल में बच्चे जो हैं स्कूल में 13 वर्ष तक रहने की उम्मीद है, जबकि 1990 में बताया गया था कि अवधि जो थी वो 8.2 वर्ष थी पहले। अब इसको बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 वाला, RTE वाला, वो, और जो अभी अभी चलाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चलाया गया था, लेकिन 2025 में दिल्ली में और हर जगह लगभग लागू हो गया ये, उसमें गुणवत्ता और सीखने के परिणामों पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए आप कह सकते हो कि एजुकेशन में बढ़ावा हुई। तीसरी बात, राष्ट्रीय जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय, भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की अगर हम लोग बात करते हैं तो
अब ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पे बढ़ी है, सकल आय, है ना, थोड़ी सी इनकम वगैरह बढ़ी है, जीडीपी वगैरह भी आप कह सकते हो बढ़ी है, और इसके लिए बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के लिए काम किया गया, गरीबी दूर हो ताकि नो पॉवर्टी। आपने एसडीजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे गोल भी मिलेगा एसडीजी का, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में उसमें सुधार भी हुआ है ना, मानव विकास सूचकांक में उसमें भी सुधार भी हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इसके अंतर्गत रखा गया, और भारत अपनी मानव विकास चुनौतियों को समाधान जो किया है वो विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना है, ठीक है, स्टेप योजना है, भागीदारी को जो बढ़ावा देता है ना, बहुत सारी समावेशी विकास की नीति के लिए कार्य किया है, शिक्षा में सुधार, बहुत सारी जगहों पर बेसिकली इसमें मॉडिफाई का पार्ट बना है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे, ये तो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में जो चीज़ें थी मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे चर्चा किया है। अब देखो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में यहाँ की एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, है ना। अब मानव विकास रिपोर्ट बेसिकली ना मानव की क्षमताओं को विकसित करने के लिए लाया गया था, उनके विचार को स्वतंत्र रूप देना था, और वे अपनी क्षमता और अपने विचारों को सभी क्षेत्रों में दिखा सके, है ना, उनकी क्षमताओं का विकास से इस संदेश का विकास संभव हो सके, इस तरीके की बात इसमें दर्शाई गई। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो है चुनौतियां सामने आई या मुद्दे आए तो उस पर बात किया गया। हालांकि ये मानव विकास सूचकांक के जो मुद्दे आए वो 1990 से स्टार्ट हुए थे, है ना, प्रारंभ तो 1990 से हुआ था, लेकिन जो मुद्दे देखे गए वो 2006 तक के देखे गए, 2006 भी है, 2007 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब पेपर में कहेगा कि 2003 का बताइए क्या मुद्दा था, 2001 का क्या मुद्दा था, ऐसे सवाल पूछेगा आपको। मैं एक बार बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जब सर्वप्रथम में 1990 में मुद्दा आया था तो वो था मानव विकास की संकल्पना और माप, और इसी रिपोर्ट के द्वारा मानव की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति में किस प्रकार की वृद्धि ला सकते हैं, इसी पर चर्चा की जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी प्रयोजनात्मक नीतियाँ मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा तैयार की जाती है जिसमें मानव के अर्थ माप को लेकर चर्चा होती है, फिर उस पर चर्चा के आधार पर इंडेक्स यानी सूची तैयार की जाती है। तो ये चीज़ें थी इसके अंतर्गत में सबसे पहले बात। अब ये पेपर में नहीं आएगा 1990 वाला, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक आया कब, तो आप 1990 का वर्ष लगा सकते हैं, इनकेस अगर सवाल बनेगा तो, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे 1991 में क्या मुद्दा था, मानव विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करना था, ठीक है, संसाधन जुटाना था, भाई कमी थी ताकि लोगों को आ सके, है ना, फाइनेंशियल चीज़ें बन सके, चैरिटीज़ किया गया था ह्यूमन डेवलप के संदर्भ में, है ना। बहुत सारी ऐसी रणनीतियाँ थी जो नेताओं के द्वारा बेसिकली एक अहम रोल को लेकर निभाया जाता था। तीसरी बात, मानव विकास की भूमंडलीय आयाम था जो 1992 में आया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, मानव विकास का भूमंडलीय आयाम कब आया था, तो 1992 में आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1993 में व्यक्तियों की भागीदारी पर बल दिया गया था। सन 1993 में व्यक्तियों की भागीदारी पर भी परिचर्चा किया गया था। इस रिपोर्ट के द्वारा ना ये पता चला कि व्यक्ति अपने व्यवसाय या आसपास आने वाली जो भी घटना है उसके बारे में कितना जानता है और अपनी क्रियाओं में स्वयं की भूमिका कितनी उसकी होती है, ठीक है। उसके बाद आया मानव सुरक्षा के नए आयाम जो 1994 में आया। मानव की सुरक्षा के लिए मानव विकास रिपोर्ट में चर्चा का विषय होता है कि किस प्रकार के मानव की सुरक्षा प्रदान की जाए, इस तरीके की बात इसमें कही गई है। फिर 1995 में जेंडर और मानव विकास आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। असमानता को दूर करने के लिए ये चीज़ें चुनौतियां सामने आई थी हम लोगों को, ठीक है। देन आर्थिक वृद्धि और मानव विकास 1996 में, ठीक है, आर्थिक वृद्धि और मानव विकास कह सकते हो 1996 में। इस रिपोर्ट में बताया गया कि व्यक्ति के बारे में कि जब तक मानव की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो वह किसी भी प्रकार
प्रकार का कोई कार्य करने में असमर्थ रहेगा। ठीक है, तो इसको लेकर बात किया गया इस मुद्दे पर। 1997 में ना निर्धनता दूर करने के लिए मानव विकास की बात कही गई थी, ताकि गरीबी जो है दूर हो सके। मानव विकास की रिपोर्ट का मकसद यही होता था कि विश्व से गरीबी खत्म कर देनी है ना, निर्धनता को दूर कर देना है। मानव विकास के उपभोग 1998 में आज विश्व में आज विश्व में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई हैं जिससे उत्पादन का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर उठ चुका है। ठीक है, व्यक्ति की जो सामर्थ्यता बढ़ गई है अब। ठीक है, एक आता है मानवीय दृष्टिकोण के साथ भूमंडलीकरण 1999 में। तो यदि व्यक्ति आप कह लीजिए कि अपनी सोच को विकसित कर ले तो विश्वव्यापी पारस्परिक निर्भरता को आसानी से बढ़ा सकता है और अपना बाजार स्तर ऊपर उठा सकता है। एक आता है मानवाधिकार और मानव विकास सन 2000 में, और इसमें आप देख सकते हैं मानव विकास के लिए उनके अधिकारों के महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। उसके बाद आता है 2001 में नई प्रौद्योगिकी को विकास के लिए कार्य में लाना, ये भी पार्ट है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, यानी देश की ऐसी मशीनें आई कि समय कम लगता था, कार्य जल्दी हो जाता था। जैसे कंप्यूटर ले लो, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। वो सारी चीज़ नई टेक्नोलॉजी वगैरह का जो है विकास होना शुरू हो गया 2001 में। खंडों में विभक्त हो रहे थे, विश्व के प्रजातंत्र को बढ़ावा दिया गया 2002 में, है ना, 2002 में। उसके बाद यहाँ पे भी निर्धनता बेसिकली कम करने की बात कही गई थी। उसके बाद आता है 2003 सस्टेनेबल सहस्त्राब्दी, बेसिकली एक आता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो बेसिकली 2000 से चलाया गया था 2015 तक, है ना, 15 तक। तो जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है यही है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। राष्ट्रों के बीच में मानव निर्धनता को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता को लाना 2003 में बताया गया था, या उसका मुद्दा रखा गया था। 2004 में आज की विविधतापूर्ण दुनिया में सांस्कृतिक जो है स्वतंत्रता को लेकर बातचीत की गई, जिसे विचार, धर्म, भाषा, संस्कृति इत्यादि रूप में उसको आज़ादी दी गई, अपनी बातों को, विचारों को रख सकता, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई थी। उसके बाद आता है 2005 महत्वपूर्ण स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एक असमान विश्व में सहायता, व्यापार और सुरक्षा के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, देश की चरम सीमा तक फैली हुई असमानता मानव विकास में अवरोध जो है पैदा करती थी। उसके बाद आता है 2009, ठीक है, अभावों के बाद बिजली, निर्धनता, विश्वव्यापी जन संकट 2006, ठीक है, अभावों के बाद में, तो ये 2006 का मुद्दा था। और इस रिपोर्ट में बताया किस प्रकार के व्यक्ति जो है अभावग्रस्त होकर अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस पर बात की गई। जल जो है, सारे विश्व में जल का अभाव दिखाई देता था उस प्रक्रिया में। गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ऐसा बेसिकली लक्ष्य बनाया गया था। 2007-8 में देखिए जल परिवर्तन को रोकने की बात की गई, जल परिवर्तन मतलब जलवायु परिवर्तन को रोकने की बात की गई। एक विभाजित विश्व में जो है मानव समग्र शब्दों को लेकर प्रस्तुत किया गया कि जलवायु मानव विकास की सीमा को निर्धारित की गई। जब जलवायु परिवर्तित होती है तो उसका असर सारे देश पर और विश्व राष्ट्र पर दिखाई हमें देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसके संदर्भ में। तो ये था आपको मानव विकास सूचकांक के लेकर 1990 से लेकर 2007-8 तक में आपके पास, ठीक है, रिपोर्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। कल हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7 में जो है सामाजिक नीति को लेकर। तो 2 दिन में आपका यूनिट नंबर 7 भी समाप्त हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। 2 से 3 दिन में लूँगा, मेन चीज़ों पर डिस्कस करूँगा इसी तरीके से, ठीक है ना। जी सर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।